यहाँ खेत में फसल लहलहाए, सम्मान से किसान भी मुस्काए। यहाँ बिजली से हर घर जगमगाए, विकास की प्रवाह में मन हर्षाए। शिक्षा है, रोजगार है, विकास की बयार है, सड़क है, अस्पताल है, चाहे खुशियों की बहार है। बिना संगीत के ही थिरके है पाँव, है स्वर्ग से सुंदर गाँव गिरा। सुखी संपन्न है अपना गाँव गिरा, है स्वर्ग से सुंदर गाँव गिरा। सुखी संपन्न है अपना गाँव गिरा। किसान भाई बहनों, जोहार। गांव गिरांव कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं किशन अग्रवाल। किसान भाई बहनों, जाड़ा, गर्मी, बरसात, इन तीनों में सबसे ज़्यादा परेशानी, चाहे वो इंसान हो, पशु पक्षी हो, गर्मी के मौसम में होती है। और ख़ासकर दुधारू पशुओं को गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इसलिए गर्मी के मौसम में दुधारू पशुओं की आवास व्यवस्था उचित तरीके से होनी चाहिए, जिससे कि वो इसमें आराम से उठ सकें, बैठ सकें। तो आज हम आपको इसी विषय पर जानकारी करवाने जा रहे हैं। जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर संजय कुमार, जो वरीय वैज्ञानिक व प्रधान पशुपालन के पाकुड़ में पदस्थापित हैं। डॉक्टर संजय कुमार जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार किसान भाई बंधुओं। डॉक्टर साहब जी, गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और काफ़ी तेज़ गर्मी पड़ रही है जी। अब ये कह सकते हैं कि असहनीय गर्मी, जी, चाहे वो इंसान हो, पशु पक्षी हो, हर कोई चाहता है कि उसे ठंडक मिले, आराम मिले, छाया मिले, और सब लोग इसको ढूंढ रहे हैं। और एक जो साधन हुआ करता था कभी वृक्ष, जिसके नीचे आप इस गर्मी के मौसम में ठंडक पा सकते थे, छाया पा सकते थे, वो भी आपके सर के ऊपर से हट चुका है। तो अब क्यों नहीं हम अपने किसान भाई बहनों को, पशुपालकों को ये बताएं कि गर्मी के मौसम में आप जो दुधारू पशु पालते हैं उसकी आवास व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाई बहनों को ये बताएं कि गर्मी के मौसम में दुधारू पशुओं की आवास व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। जरूर। सबसे पहले तो अगर हमारी आवास व्यवस्था सही नहीं रहेगी तो चांसेस है कि हमारा 50% हमारा पशुओं को दिक्कत होगी, और इससे ना केवल हमारे पशु बीमार रहेंगे बल्कि जो उनकी उत्पादन क्षमता है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगी। तो सबसे पहला, जो आप अगर आवास बना रहे हैं, अभी शुरुआत नहीं किए हैं, तो उसकी लंबाई उत्तर दक्षिण में होनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि अगर पशुशाला के अगल बगल वृक्ष हो तो वो पशुओं को काफ़ी ज़्यादा आराम महसूस करवाती है। तीसरी चीज़ ये है कि जो हमारा खिड़की है, दरवाज़ा है, उसके थ्रू हमारा गर्म हवा का झोंका नहीं आए, उसके बचाव के लिए टाट वगैरह का अगर व्यवस्था करवा देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा पशुओं को आराम मिलती है जी। और दोपहर के समय में अगर उसमें थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर देंगे तो वो और ज़्यादा आराम करेगी। जी बिल्कुल। चूँकि अभी जो व्यावसायिक दृष्टिकोण से पशुपालक गाय को रख रहे हैं, और वे सारी विदेशी पशुएं होती है, जर्सी हो गया, नस्ल की होती है, फ्रिजियन हो गया, और ये ठंडे प्रदेश की पशु हैं, तो इसके लिए आपको घर में पंखा, कूलर की व्यवस्था ज़रूर रखनी चाहिए ताकि वे आराम से उसमें रह सके। एक चीज़ और है, जो हमारा छत होता है, बहुत सारे किसान बंधु इस पर ध्यान नहीं देते हैं। टीना का छत है या फिर और भी एस्बेस्टस कह सकते हैं, एस्बेस्टस का छत खपड़ा है, का भी होता है, खपड़ा का भी होता है। तो अगर आपका छत टीना का है तो वो पशुओं को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, है ना, बीमार भी करते हैं, दूध भी गिराते हैं। तो आप टीना का छत कदापि नहीं रखें, और उसके ऊपर अगर संभव है तो पुआल या खस का आप ऊपर एक लेयर बिछा दें, तह बिछा दें, ताकि पशु आराम से उसमें रह सके। जी जी। बहुत सारे पशुपालकों को देखते हैं कि पशुशाला के अंदर वे बहुत अधिक भीड़ के रूप में गाय को रखते हैं। कहा जा सकता है कि उचित उसको जगह नहीं मिलती है, जो संख्या ज़्यादा हो जाती है, जगह कम रहता है। जी। तो उसके चलते पशुओं को भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी महसूस होती है।
तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि वो हमारा जो पशुशाला के अंदर है अत्यधिक मात्रा में गाय भीड़ भाड़ के रूप में ना संख्या में, जी संख्या में, जी जी जी। और जो वेंटिलेशन है, रोशनदान है, वो भी आप सही रखें ताकि जो हमारा गर्म और ख़राब दूषित हवा है वो बाहर निकलते रहे। जी जी। एक चीज़ यहाँ पर और देखने को मिलती है कि जो पशुशाला का फर्श रहता है जी वो काफ़ी ज़्यादा गंदगी युक्त रहता है या फिर टूटा फूटा रहता है, गड्ढे वड्ढे रहते हैं। गड्ढे रहते जी, हैं, जी। उठते बैठने के समय में गड्ढे पैर से खूर से बन जाते हैं। हम्म। और ये गड्ढे जो होते हैं वो पशुओं को थैलेला होने का एक प्रमुख कारण है अच्छा अच्छा। है ना। जब हमारी गाय अब बैठ रही है उसके ऊपर तो थन का चोट लगने की वजह से अंदर का मसल्स टूटता है और चूंकि अंदर दूध भी है और हमारा बाँट के अंदर से बैक्टीरिया भी एक्सटर्नल बाहर से जा रहा है, तो ये सारा वातावरण क्रिएट करता है जिसके चलते हमारा थैलेला होता है और गाय हमारी बर्बाद हो जाती है। तो इसका जो कारण है फर्श हमारा वो प्लेन होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए और उसमें किसी तरह का उबड़ खाबड़ गड्ढे नहीं होना चाहिए। पशुपालक ये सारा चीज़ अपने गौशाला के अंदर इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो काफ़ी हद तक हम समझते हैं कि वे अपने पशुओं को नियंत्रित कर सकते हैं बीमारी से और उसके उत्पादन को बिना किसी नुकसान दिए हुए। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने, क्योंकि दो दुधारू पशु है और ऐसे भी देखा जाए तो 300-400 केजी का वजन होता है और उठने बैठने में बहुत दिक्कत होती है जी। तो निश्चित रूप से आपने जो कहा आवास व्यवस्था के बारे में बताया, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, क्योंकि जहाँ उबड़ खाबड़ रहेगा, यदि गोबर पेशाब का जमावड़ा रहेगा, वहाँ पर जमाव रहेगा तो इसमें निश्चित रूप से गाय को उठने बैठने में बहुत दिक्कत होगी। और आपने कहा सबसे बड़ी बात कि यदि एक गाय 15 लीटर दूध देती है, 10 लीटर दूध देती है, यदि उसको उठने बैठने में थन में चोट लग गया तो आपने बताया कि थनैला हो सकता है। और थनैला होने का मतलब कि सीधा नुकसान किसान भाइयों को, पशुपालकों को हो सकता है। इसके लिए हमारा एक रबर मैट भी आता है जी। पशुपालकों को चाहिए कि वे इसको बिछा लें ताकि वो गंदगी अंदर से निकल भी जाती है और किसी तरह का शरीर पर नुकसान भी उसके बाँट पर नहीं होता है, थन पर नहीं। डॉक्टर साहब, अब गर्मी की मौसम की बात चल रही है, दुधारू पशुओं की बात चल रही है, तो गर्मी के मौसम में तो सभी को बहुत प्यास लगती है, सबको पानी चाहिए, ठंडा चाहिए। तो आप ये बताइए डॉक्टर साहब कि दुधारू पशुओं को गर्मी में कितनी बार पानी पिलाना चाहिए? पशुपालकों को कम से कम 3 से 4 बार तो ज़रूर साफ़ पानी उसको पिलाना चाहिए, इससे कम कहीं गुंजाइश नहीं है जी। और अगर इससे कम करते हैं तो हमारा निश्चित रूप से दूध उत्पादन उसका प्रभावित होगा। डॉक्टर साहब बिल्कुल सही बात है। अक्सर देखा जाता है कि सुबह जो सानी दिया जाता है जी। उसमें कुट्टी में जो भी पानी है वही मात्रा है जी। फिर दिन भर एक बार भी पानी नहीं पिलाया जाता है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। जी। और शाम को जब दोबारा सानी दिया जाता है तब फिर उसको जो भी पानी उस कुट्टी में मिलता है। आप ध्यान देंगे कि गायें अपने उन पशुपालकों का, किसान भाइयों का मुंह ताकती हैं कि कब लाकर पानी उनको पिलाएं। इंसान तो मुंह से बोल करके पानी मांग के पी लिया, लेकिन वो पशु क्या कर सकता है? तो जब आप दीजिएगा, खुटा में बंधी हुई है तभी पी सकती है, तभी खा सकती है। तो डॉक्टर साहब जो पानी की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो पानी का प्रबंधन कैसा होना चाहिए? ज़रूर, जो हम लोग 3 से 4 बार पानी पिलाएंगे जी। वो साफ़ और तुरंत का पानी हो। ऐसा नहीं हो कि आपका बहुत देर का पानी हो, पानी गर्म हो। गर्म पानी रहेगी तो वो चाय से अपना इच्छा अनुसार नहीं पी पाएगी, प्यास लगने के बावजूद भी। तो साफ़ और स्वच्छ पानी, ठंडा पानी मिलना चाहिए। दूसरा चीज़ है कि ये जो पानी होता है लगभग उसको मेंटेनेंस राशन के रूप, मेंटेनेंस पानी के रूप में लगभग 3 किलो प्रति 10 केजी के हिसाब से बॉडी वाट से चाहिए और प्लस हर एक 10 केजी पर इसको 3 से 4 केजी अलग से पानी चाहिए। तो कहने का मतलब है लगभग एक गाय को 60 से 70 लीटर पानी रोज़ाना ज़रूरी है पीने के लिए। तो ये जो पानी अगर किसी भी तरह से कम करते हैं तो ना केवल दूध उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगी बल्कि उसके साथ साथ उसके फिजियोलॉजिकल जो क्रिया होती है, शारीरिक क्रिया होती है, वो भी प्रभावित पड़ेगा और गाय हमारी बीमार पड़ सकती है। डॉक्टर साहब जी, आपने बिल्कुल सही कहा और ख़ासकर इस गर्मी के मौसम में जी, तो जो पानी की मात्रा आपने बताया जी, कि कितना लीटर, यानी
50-60 लीटर तो निश्चित रूप से 60-70 पक्का जरूर चाहिए उसको, जरूर पिलाना चाहिए, जरूर पिलाना क्योंकि चाहिए। अगर 300 केजी बॉडी वेट का बिल्कुल हमारी गाय है तो। गाय का वजन 300-400 केजी वजन होता ही है, जी। और ये शरीर मनुष्य का हो चाहे जानवर का हो पानी से ही चल रहा है। जी और थोड़ा सा इसके बारे में आप बता दीजिए। जी, गर्मी के मौसम में एक चीज़ और है कि जैसे हमारा है कि मौसम चारों तरफ गर्म है, हाँ तो जो हाँफ रही है उसके द्वारा भी हमारा शरीर का पानी बाहर निकल रहा है, प्लस जो लार गिरा रही है उसमें आपका स्लाइवेशन बढ़ जाता है, वाष्पीकरण हो रहा है। वाष्पीकरण, और मुंह का लार जो गिरता है उसके थ्रू भी पानी निकल रही है। जी बिल्कुल। तो आप अगर इससे कम पिलाते हैं तो ये आपका किसी भी दृष्टिकोण से, जो व्यावसायिक दृष्टिकोण की हम लोग बात करते जी। हैं आज के युग में, तो वो ठीक नहीं है। इसलिए कम से कम 4 बार और 70 लीटर आप इसको कम से कम ज़रूर से दीजिए, क्योंकि आज के तारीख में हरा चारा भी हमारे पास अवेलेबल नहीं मिलता है बिल्कुल गायों को खाने के लिए। बिल्कुल। अगर खरीफ का मौसम है, रबी का मौसम है, तो हरा चारा के द्वारा उसकी पानी की कमी पूरा हो जाती है, लेकिन गर्मी में तो संभव नहीं है। तो इसीलिए पशुपालकों को ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि 4 बार पानी दें, उसके इच्छा अनुसार दें, ताकि हमारी गाय को किसी तरह का बीमारी और दूध उत्पादन पर खराब प्रभाव ना पड़े। ये सब बहुत ही जानकारी योग्य बातें हैं जी जो व्यावसायिक दृष्टिकोण से पशुपालन कर रहे हैं, गोपालन कर रहे हैं। तो ये सब छोटी छोटी बातों को तो उनको ध्यान देना ही पड़ेगा। लापरवाही से तो आपको नुकसान होगा। इसलिए सुबह शाम जो आप उसको कुट्टी खाना देते हैं, दाना पानी, उससे काम नहीं चलना है। आपको 50, 60, 70 लीटर आपको अलग से उसको गर्मी के मौसम में खासकर वो तो पिलाना ही पड़ेगा। क्योंकि आपने बताया कि किस तरह से उसके जो पेट के अंदर पानी है, शरीर के अंदर पानी है, लगातार शरीर से भाप बन के उड़ता है, पानी की कमी हो जाती है, और पानी की कमी चाहे जिसमें भी हो जाए वो बीमार हो जाता है, तुरंत उसको सलाइन चलाना पड़ता है। तो ऐसी नौबत नहीं आए, इसलिए किसान भाइयों को निश्चित रूप से गर्मी के मौसम में 3-4 बार तो पानी पिलाना ही चाहिए। डॉक्टर साहब, पानी पिलाने की बात चल रही है, आवास की व्यवस्था की बात हो गई, अब जरूरी यह है कि पानी पशुओं को पिलाना चाहिए, दुधारू पशुओं को पिलाना चाहिए, तो पानी में हम क्या क्या मिला सकते हैं? पानी में आप गुड़ मिला सकते हैं, और चूँकि इस समय हमारा अधिक ऊर्जा की ज़रूरत नहीं होती है, तो सीरा के साथ साथ अगर पानी की कमी हो गई है तो ग्लूकोज भी दे देते हैं। इस मौसम में हमारा पशुओं को तनाव काफ़ी ज़्यादा रहता है, गर्मी के मौसम में है, तो हमारा बहुत सारा दवा तनाव रोधी रहता है, स्ट्रेसनील हो गया, स्ट्रेसॉल हो गया, ये सब भी आप, या ग्लूकोज हो गया, ये सब पानी में मिला करके आप दे सकते हैं, ताकि हमारा पशुओं का शरीर का शारीरिक फिजियोलॉजिकल प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चलता रहा, किसी तरह से कोई उसमें परेशानी ना हो। डॉक्टर साहब, कई पशुपालकों के यहाँ, किसान भाइयों के यहाँ हम गए जी, और जो जागरूक किसान हैं, जो जागरूक पशुपालक हैं, जिनका डेयरी फार्म है जी, उनके यहाँ ये सब व्यवस्था बहुत ही अच्छी तरीका का हमने देखा जी, और उनका फर्श भी बहुत बढ़िया रहा जी, और जो जिनका फर्श अच्छा नहीं था, उबड़ खाबड़ था, तो उन्होंने उस फर्श पर मैट बिछा के रखा रहा। देखिए, और माझी में एक सी नारायण साहू हैं, बहुत बड़े पशुपालक हैं, अच्छा डेयरी फार्म है उनका, तो लोगों को उनसे जाकर सीखना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि किस तरह से वो पालन कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं और देख रेख करते हैं, खान पान करते हैं। एक बार डॉक्टर साहब आपने बताया कि, और हमने देखा भी है कि छोटे छोटे जो पशुपालक हैं अपने गुहाल में, खटाल में मैट बिछा रहे हैं और पंखा तो निश्चित रूप से लगा रहे हैं जिससे कि उनको हवा मिल सके, और जो सामर्थ्य वाले हैं वो यहाँ तक कूलर भी लगा रहे हैं, क्योंकि आपने जो भी बताया कि गर्मी के कारण मुंह से जो लार गिरता है उसके कारण देखते हैं कि गाय बीमार जैसी लगती है, उसको बचाने के लिए लोग कूलर लगा रहे हैं, पंखा लगा रहे हैं, और गाय के आराम के लिए मैट भी बिछा रहे हैं। तो ये सब जागरूकता की एक पहचान है, और हमारे किसान भाई, हम लोग जो ये कार्यक्रम करते हैं उन्हीं की जानकारी के लिए करवाते हैं, जिससे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले और इसी व्यवस्था से वो अपना काम कर सकें। डॉक्टर साहब, अब गर्मी के मौसम में खान पान की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, तो दुधारू पशुओं का खान पान किस तरह का होना चाहिए जिससे कि गाय स्वस्थ रहे और अधिक दूध का उत्पादन मिल सके? इसमें आपका प्रोटीन्स और ऊर्जा जो है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है आपके खान पान में बढ़ना चाहिए। तो जो हम लोग खल्ली, चोकर, दर्रा और मकई का दर्रा मिलाते हैं,
तो ये लगभग 30 से 40% मकई का दर्रा होना चाहिए। खली की मात्रा आप कम कर सकते हैं, 15% कर सकते हैं। चोकर की मात्रा थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हैं, है ना। और मिनरल मिक्सचर तो ज़रूर से दें। एक गाय को कम से कम आज के तारीख में गर्मी के मौसम में 35 से 40 ग्राम प्रतिदिन रोज़ाना उसको आप खनिज लवण ज़रूर उसको दें, क्योंकि जो वाष्पीकरण होता है तो इसमें हमारा सोडियम और पोटासियम आयन की मात्रा ज़्यादा जो होता है वो निकल जाता है, शरीर से बाहर निकल जाता है। और ये सोडियम और पोटासियम आयन या और भी अन्य मिनरल्स, खनिज लवण जो बाहर निकल रहे हैं, गाय को परेशान कर देते हैं। और एक लू लगने का, चूँकि गर्म हवा भी बाहर से जा रहा है, शरीर में आवश्यक पोषक तत्व और मिनरल्स का कमी हो रहा है, तो गाय हमारी बेचैन हो जाती है, दूध का उत्पादन कम हो जाता है, तनाव में रहती है। तो इसके लिए खनिज लवण आप रोज़ाना उसको 35 से 40 ग्राम प्रतिदिन ज़रूर से ज़रूर उसके आहार में उसको अवेलेबल कराएं। इसके साथ साथ आपका मल्टीविटामिन्स भी कम से कम 10 ml उसको रोज़ाना आप ज़रूर से दें, ताकि हमारी गाय स्वस्थ रहे, अच्छी रहे, दूध में किसी तरह का परेशानी ना हो। डॉक्टर साहब जी खान पान की बात चल रही है, तो अक्सर ये देखा जाता है कि सुबह और शाम जी 2 बार खाना दिया जाता है, और ऐसे नियम अनुसार 3 बार देना 3 चाहिए। बार देना चाहिए। तो आप बताइए कि जो ऐसा कर रहे हैं, ये उनके लिए या पशु के लिए कितना अच्छा है या बुरा है? कम से कम 3 बार, 2 बार तो ज़रूर से देना चाहिए। अगर 3 बार फीडिंग में ला रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 बार तो ज़रूर से ज़रूर, और देते भी हैं हमारे किसान। लेकिन ये है कि जो संतुलित आहार की होना चाहिए वो संतुलित आहार नहीं दे पाते हैं। दूध तो के संतुलित आहार के रूप में सारा उसमें प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, वसा और मिनरल्स ये ज़रूर उसमें सम्मिलित होना चाहिए, ताकि गाय हमारी स्वस्थ रहे। अभी के मौसम में हमारी जो गाय हैं उसमें 3-4 बीमारी भी लगने की संभावना बढ़ जाती है। खास करके अभी जो गला घोटू हो गया, लंगड़िया हो गया और खुरा हो गया, और एक अभी हमारा एक उपापचय से संबंधित है, ग्रास टेटनाई है। ये कुछ समस्याएं गायों में आ जाती है। तो पशुपालकों को ज़रूर से ज़रूर गायों में बीमारी ना हो, इसके लिए ज़रूर से आप वैक्सीन का, टीका का ज़रूर लगवाएं। और ये अभी उचित समय है। जी बिल्कुल। अगर आप नहीं लगाते हैं तो गला घोटू हम लोग किसान भाई समझते होंगे, जानते होंगे, गला फूल जाती है, और गला फूलने के साथ साथ बुखार हो जाती है, खाना पीना छोड़ देते हैं जानवर, है ना। और सांस की नली दबती है, जिसके चलते दम घुट के हमारा पशु लगभग होने के बाद अगर 100% अगर ये है तो उसमें 60-70% हमारे गाय मर जाती है। तो इससे बचने के लिए गला घोटू का टीका ज़रूर लगाएं। और ये पशुपालकों को जानकारी देना चाहते हैं कि गला घोटू और लंगड़िया की टीका हमारे झारखंड के सभी पशु अस्पताल में आपका अवेलेबल है, मतलब वहाँ पर मौजूद है। ज़रूरत है उनको कि वो पशु चिकित्सक से मिल करके वो वैक्सीन अपने पशु में लगाने की व्यवस्था करें। डॉक्टर साहब जी अभी आपने गला घोटू जी और अन्य कई बीमारी, लंगड़िया का जी बीमारी का नाम बताया, जी। तो अब इसके उपचार के बारे में भी बता दीजिए। उपचार में जो कि इसमें थोड़ा सा पशुपालकों को दिक्कत होती है। अब जैसे गला घोटू की बात कर रहे हैं तो इसमें पेनिसिलिन ग्रुप का हम लोग इंजेक्शन उसमें लगाते हैं, और स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन और पेनिसिलिन का लगाते हैं। और लंगड़िया में हम लोग उसको सल्फाडिमिडिन गला घोटू में देते हैं, और लंगड़िया में हम लोग पेनिसिलिन ग्रुप का इंजेक्शन उसमें लगाते हैं। तो ये दोनों है, लेकिन वो कारगर उतना नहीं होती है ना। लगभग हमारा उपचार करने के बाद भी 30-40% हमारा पशु मर जाती है। जी बिल्कुल सही। तो वैक्सीन है तो हम लोग को, पशुपालकों को चाहिए कि वैक्सीन अपना पशुओं में लगा लें। जी डॉक्टर साहब एक बार फिर हम उस बात को वापस लाना चाहते हैं कि ये जो 2 बार का समय होता है खाना देने का, वो भी गर्मी के मौसम में जी, और जबकि हम लोगों ने शुरू से ही बात किया कि 50-60 लीटर पानी भी इसको पिलाना चाहिए जी। लेकिन 2 बार का जो खाने का सिस्टम है उसमें जो पानी की मात्रा एक दुधारू गाय को चाहिए वो नहीं मिल पाती है। इसलिए और ऐसा करने के लिए यदि दूध का उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, 10 से 15 लीटर हो रहा है, तो निश्चित रूप से अच्छे दूध के लिए, जी, अच्छा उत्पादन के लिए
पशुओं को 3 बार खाना देना चाहिए, जी। जिससे कि उसका पेट भरे भरे। और अच्छा दूध का उत्पादन हो। डॉक्टर साहब, गर्मी का मौसम चल रहा है, अभी आप देख रहे हैं कि हर कोई बेहाल है। लोग छाया ठंडा की ओर भाग रहा है, चाहे वो इंसान हो, पशु पक्षी हो, हर कोई को छाया और ठंडा चाहिए, लेकिन वो छाया ठंडा तो लगता है बहुत दूर चला गया है। जी। और ऐसी हालत में सबसे ज़्यादा जो खतरा होता है, जी। आप देखते होंगे कि गर्म हवा चल रही है, लू चल रही है, कहते हैं ना लोग। जी। जी। ऐसे में ये नहीं कि सिर्फ इंसान को लू लगता है, जी। पशुओं को भी लू लगता है। तो आप ये बताइए कि दुधारू पशुओं को लू लगने की क्या संभावना रहती है? हमारा जो विदेशी गाय है जी, इसमें आपकी चांसेस लगभग 60 से 70% रहती है कि लू लगने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि वो यहाँ के वातावरण के अनुकूल हमारी गाय नहीं है। और इसमें जैसे ही गाय को गर्म हवा के चपेड़े में आते हैं, गर्मी के मौसम में टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो लू लगने से बेचैन हो जाती है, तनाव में आ जाती है, खाना पीना बंद कर देती है, दूध का उत्पादन गिर जाता है। सबसे बड़ी समस्या यही है, खाना पीना बंद कर जाती है, सुस्त हो जाती है, और फिर अगर समय पर उपचार ना हो तो गाय मर भी जाती है। बिल्कुल सही बात तो है। अगर आपकी गाय को लू लगी है तो आप तुरंत इसको ग्लूकोज सलाइन चढ़ाने की व्यवस्था करें, है ना, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि आपका खाने पीने में ठंडा पानी तो दे ही, और हरा चारा की व्यवस्था भी करें। मल्टीविटामिन्स का उसको इंजेक्शन के रूप में साथ साथ पीने के लिए रूप में भी दे सकते हैं। मिनरल मिक्सचर उसको आप ज़रूर से दें। तो ये सब करने से हमारी गाय जो है, अगर शुरुआती स्टेज में है तो वापस रिकवर होके वो ठीक हो जाती है, खाना पीना शुरू कर देती है, दूध उसका वापस आ जाता है। सब कुछ ठीक हो सकता है बशर्ते कि पूरी समय तरह से पर हो, समय पर उसका उचित चिकित्सा मिले, देख रेख की जाए। जी। और जो आपने बताया उस पर जी। हमारे किसान भाई और पशुपालक ध्यान दें। जी। डॉक्टर साहब, गर्मी तो ऐसे कहा जाए तो सभी मौसम का दुश्मन है। जी। ऐसे हर मौसम का अपना अपना महत्व है, जी। लेकिन गर्मी में सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। जी। जी। फिर हम एक बात को दोहराते हैं, चाहे गर्मी में इंसान हो, पशु पक्षी क्यों ना हो, जी। जिस तरह से इंसान को जी। वोमिटिंग हो सकता है, गर्मी के दिन में अनपच हो सकता है, जी। जी। पतला दस्त लग सकता है, जी। उसी तरह से दुधारू पशुओं को जी। गर्मी के मौसम में अनपच भी हो सकता है, जरूर। दस्त लग सकता है, यानी पतला गोबर हो सकता है। जी। जी। इसके बारे में आप बताइए। ज़रूर। और ये समस्या दस्त लगने की हमारी काफ़ी देखने को मिलती है, क्योंकि अंदर में जो माइक्रोफ्लोरा होता है जी। उसकी संख्या कम हो जाती है। हम लोग की तरह गाय का एक पेट नहीं होता है, उसकी 4 पेट होती है, और जो भी होता है उसका जो खाना घास खा रहा है, पुआल खा रही है, तो उसमें माइक्रोफ्लोरा उसको पचाता है, उसको डाइजेस्ट करता है, और उसमें उसका जो एसिडिटी है या पीएच थोड़ा सा भी गड़बड़ाता है तो वो पतला पैखाना शुरू कर देती है। अच्छा। और ये हमारी गर्मी के दिनों में काफ़ी देखने को मिलती है। तो पशुपालकों को चाहिए कि अगर हमारी गाय में ये समस्या हो रही है, तुरंत आप उसको डॉक्टर से सलाह करके नेबलोन की पाउडर, या फिर हमारा अगर इन्फेक्शन लगने की वजह से हुआ है तो नॉरफ्लॉक्स TZ का भी आता है, या और सारे एंटीबायोटिक्स आती है। जी जी। तो वो आप दें। शरीर में अगर निर्जलीकरण हो गया है, बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो गई है, तो सलाइन भी चढ़ाना पड़ सकता है। और खाना जो होता है वो अचानक चेंज ना करें। ऐसा नहीं है कि कहीं से आपको हरा चारा अचानक मिल गया तो डेली आप पुआल सूखा दे रहे हैं तो एक बार में उसको दे दें, उसमें भी आपका दस्त होने की संभावना रहती है। तो ये सब चीज़ का ध्यान दें। दस्त लगने का एक और भी कारण हो सकता है कि अगर वे पशुपालक हैं, पशुओं को बहुत दिनों से कृमिनाशक दवा नहीं दिए हुए हैं, तो वो कृमिनाशक कृमि के चलते भी हमारा पशु दस्त करना शुरू कर देता है। है ना। तो ये सब सारे बिंदुओं को ध्यान रखते हुए अगर दस्त हो रही है तो उसका समुचित उपाय और इलाज करवाना चाहिए। तो ऐसा कहिए, इन तरह की समस्या जब आ जाए जी, तो किसान भाइयों को अंतर परजीवी और बाह्य परजीवी के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। जी जी, बता दीजिए थोड़ा। जी जरूर। ये अंतर परजीवी हमारा 3 तरह के होते हैं, गोल कृमि, फीता कृमि और यकृत कृमि। तो किसान भाई बहनों, आज आपने देखा कि गर्मी के मौसम में दुधारू पशुओं की आवास व्यवस्था किस तरह की होनी चाहिए, उनका रख रखाव, उनका खान पान कैसा होना चाहिए। हमें उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगी। डॉक्टर संजय कुमार जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे झारखंड के किसान भाई बहनों, पशुपालकों को बहुत ही अच्छी जानकारियाँ दी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
जोहार। नमस्कार, जोहार।